हेलो 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 हेलो। वेलकम टू द विन साइंस। और ये चैनल है नया एंड इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब लास्ट चैप्टर नंबर 3 में हमने सिर्फ पढ़ा था कि भाई एटम्स कुछ होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ तक। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई एटम रियल लाइफ में क्या होता है, कैसा होता है। तो आओ यार शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इस टॉपिक का नाम और चैनल का नाम है विन साइंस। लेट्स गेट इनटू इट। तो अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि जो भी मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें ग्रीन, ब्लू, येलो इन कलर्स से हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं। तो इनमें से जो येलो है, जो रेड, पिंक है, ये आपको लिखनी है आपके नोटबुक में। और जो ब्लू है वो आपको समझने वाली चीज़ें हैं। और जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ वो आपको जैसी है वैसी लिख के लेनी है। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स दिए तो आपको वो भी लिख के लेने हैं। अब दूसरी बात, मैं जो भी जैसे जैसे अंडरलाइन करते जा रहा हूँ यहाँ पर, उस तरह से आपको भी करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा नोट लिखने को बोलूँ तो आपको वो लिख लेनी है। टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठिए। ये है चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हमारे चैनल का नाम है विन साइंस। और लेट्स बिगिन। In chapter 3, we have learned that the atoms and the molecules are fundamental building blocks of matter. The existence of different kinds of matter is due to the different atoms constituting them. Now, the question arises, what makes the atom of one element different from the other element? Are atoms really indivisible as proposed by Daltons, or are there smaller constitutes inside the atom? We shall find out the answer to this question in the chapter. We will learn about the subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. तो हमें क्या पढ़ना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स, देखो हमने किसी चीज़ को तोड़ा, फिर उसको और तोड़ा तो एक एटम के लेवल पे आ गए। अब इस एटम के भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना, तो इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उनके लेवल तक हमको इसे पढ़ना है। देखो हमने एटम को तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये जो टुकड़े हैं तो उनके बारे में हमें आज जानना है। अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट एंड ऑफ 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties. तो 19th सेंचुरी के टाइम तक साइंटिस्ट के पास एक ऐसा चैलेंज आया कि भाई हमें एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को बताना है। द यूक्लिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब जो थियोरी बताई गई है वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बताई गई है। वन ऑफ द मेजर इंडिकेशंस दैट द एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल comes from studying the static electricity and conduction under which the electricity is conducted by different substances. अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो, जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो होता है, हम वाटर करंट पकड़ लेते हैं। पानी का झरना है, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो करंट, मतलब इसमें जो वाटर का करंट है, मतलब वाटर का फ्लो है, तो उसमें क्या फ्लो होता है? पानी के पार्टिकल्स। इसी तरह से किसी वायर के अंदर से क्या फ्लो होता है? जी हाँ, मेटल के पार्टिकल्स। लेकिन पूरा का पूरा एटम अगर यहाँ से उठ के यहाँ आने लगेगा तो हमारे बल्ब में ऐसा जम जाएगा पूरा का पूरा एटम। तो इसमें ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ पे फ्लो होते जाते हैं। अब आप कहोगे हाँ जी सर ठीक है, लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या? मैं आपको आगे आगे वही बताने वाला हूँ। चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, लेट अस स्टडी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी।
हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, कंघी लेनी है, हमारी कंघी जो होती है उसको हमें सूखे हुए बालों पे रगड़ना है, और फिर कागज़ की जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कागज़ के छोटे छोटे पीसेस, तो इन पे आपको इनके पास ले आना है। तो क्या होता है ना, ये पीसेस ऐसे ऐसे ऊपर उठ जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि इसमें होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। RIP my handwriting, rest in peace. For these activities, can we conclude that rubbing the two objects together they become electrically charged? जी हाँ. Where does this charge come from? तो ये चार्ज कहाँ से आता है? तो ये आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से. This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. देखो, तो किसी भी एटम में ना ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होंगे. ये आपको समझ में आया है कि नहीं? नहीं आया तो ऐसा इमेजिन कीजिए, एक वाटरमेलन है और वाटरमेलन के अंदर छोटे छोटे जो सीड्स हैं ना वो चार्ज पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब तक आपका इतना ही इमेजिन करना है, इससे आगे जाना नहीं. इट वॉज नोन बाय 19th century that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, आइडेंटिफाइड बाय J.J. थॉमसन जी. तो ये आपको लिख के लेना है, ये भी लिख के लेना है, ये वाली नोट. इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in the gas discharge called as canal rays. तो मैं आपको एक बहुत ईजीली एक चीज़ बताता हूँ. देखो, जो ये ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है ना, इसको हम एक मिनट में समझ लेते हैं. देखो, ये मैंने ले ली एक ग्लास की ट्यूब. इस साइड पे ऐसा एक मेटल रख दिया, दूसरे साइड पे ये नहीं, ग्रीन से दिखाता हूँ, दूसरा मेटल रख दिया. इसको पीछे से निकाली वायर, इसको ऐसे हमने बहुत सारा एक बैटरीज के झुंड से लगा दिया, इसको BATTRIs बैटरीज. तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. तो क्या होता है ना, अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज देंगे ना, तो इसमें से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के हवा में से तैर तैर के इस साइड जाते हैं. तो इनको कहा जाता है कैनल रेज. समझ गए? तो ये इनको मिला था. तो इनमें, लेकिन इनको क्या हुआ था, ये कैनल रेज तो दिख गए, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया कि भाई ये है क्या. तो ये थे चार्ज पार्टिकल्स, मतलब यही थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस which ultimately led to discovery of another subatomic particles. These subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in sign to the electron. देखो, अब ये हमने कहाँ से निकाला था, पॉजिटिव से. इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज. तो फिर ये कैसे होगा, पॉजिटिवली चार्ज. तो कैनल रेज कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज. देखो, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव वाला होता है ना उसको हम कहेंगे प्रोटॉन. ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन. तो ये जो होता है ये निगेटिव होता है, ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इनका मास सेम होगा, प्रॉपर्टीज़ सेम शो करेंगे. बस इनके ऊपर का जो चार्ज होता है ना, वही सिर्फ अलग चीज़ है जो इन दोनों का अलग बनाती है. मतलब ये दोनों हम क्या कह सकते हैं, ट्विंस है एक तरह से. बस इनके कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. ओके, इट हैज़ मास अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा मास 2000 टाइम्स बड़ा होता है. इट वॉज गिवन नेम प्रोटॉन. इन जनरल an electron is represented by -e and proton is represented by p+. The mass of electron is taken as 1 unit and it's charged as +1. देखो, तो इसका जो मास होता है इसको m मतलब एक यूनिट जैसा लेते हैं, और इसको चार्ज को हम लेते हैं +1 क्योंकि इसका प्लस चार्ज होता है. The mass of electron is considered negligible and its charge is -1. तो इसका मास ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, और मतलब ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, और इसका चार्ज माइनस होता है. इट सीम्स दैट एन एटम वॉज composed ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस. मतलब देखो, जहाँ पे अगर हमने एक एटम ले लिया तो इसमें जितने माइनस होंगे
उतने ही प्लस भी होने चाहिए ना। अगर किसी स्टेट में ज़्यादा बॉयज़ होंगे और कम गर्ल्स होंगी तो उनमें शादी होगी क्या बाकी का बॉयज़ की? नहीं होगा। तो इसी तरह से दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी ये न्यूट्रल बन जाएगा और तभी ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस्ड, म्यूचुअल बैलेंसिंग हो जाएगा चार्जेस का। इट 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 ऑल्सो अपियर दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, मतलब प्रोटॉन जो थे वो अंदर अंदर की तरफ थे, वेर एज द इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजिली बी रिमूव्ड। देखो अब मैं यहाँ पे आपको कहा ना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आया तो फिर कुछ इस साइड से कोम के अंदर गया होगा ना। तो देखो ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाता है बाहर। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ पे क्या फ्लो हुआ होगा? जी हाँ बच्चों, यू आर राइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ था। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ एटम्स फॉर्म। तो ये सवाल था कि भाई अब ये बने कैसे हैं, इनका जो पैटर्न है वो कैसा है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको गोला इमेजिन करवाया है, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में गोला नहीं होता, हम ये थोड़ा सा अलग होता है। जिसका पिक्चर अगर मुझे टाइम मिले तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा 11:24 इस टाइम लिमिट पे। मुझे एक नोट बना लेने दो जल्दी से ताकि क्या हो मेरे ध्यान में आए। कोई बात नहीं, मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वरना वैसे भी जो स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है ना, स्टार्टिंग का जो पहला वीडियो है 3rd चैप्टर का, उसमें भी मिल जाएगा, या फिर इस चैप्टर की भी स्टार्टिंग में मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डालूंगा जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत अच्छे से दिखा दूंगा। लेकिन वो आपको वीडियो कब देखना है? हर लेक्चर से पहले। दूसरा काम क्या करना है, पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया गया है वो आपको पढ़ के आना है। तो अब हम जान लेते हैं भाई द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो चैप्टर का नाम भी है। तो तो मैंने ये सब पढ़ रखा है पूरा, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से थियोरी समझाऊंगा, पूरा का पूरा पढ़ते नहीं बैठूंगा। तो हमारे डाल्टन साहब ने ना एटॉमिक थियोरी तो दी थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो वो जो थियोरी है ना वो फेल कर गई जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब ढूंढे गए। तो तब भाई हमारे जे थॉम्सन सर बोले नहीं रुको, मैं एटॉमिक मॉडल्स अलग अलग जो है वो प्रपोज करूँगा, ताकि वो प्रपोज करूँगा, हाँ जी। तो ऐसा मतलब स्टैंप लगाऊंगा कि भाई एटम ऐसा ही होगा। व्हाट अ कोइंसिडेंस, स्वीट कोइंसिडेंस। कोई नहीं, चलो देखो अब ये भी मैंने नहीं प्लान किया था। हाँ, तो ये ऐसे मैं स्टैंप लगाऊंगा कि भाई यही है एटम का मॉडल। तो हमारे जो थॉमसन साहब थे, इन्होंने दिया क्रिसमस पुडिंग टाइप वाला मॉडल। अब आपको, अगर आप इंडिया में हो तो क्रिसमस पुडिंग शायद आपने खाई हो, शायद नहीं खाई हो। मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूँ। ऐसा आइसक्रीम जैसा इमेजिन करो, आइसक्रीम जैसा, और उस पे छोटे छोटे ऐसे दाने इमेजिन कर लो। मतलब हमारा जो बटर स्कॉच होता है तो उसमें, या फिर अफगान नट्स जो होता है तो उसमें जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं ना, इस तरह से होगा। ऐसा इन्होंने इमेजिन किया। तो इन्होंने क्या किया इमेजिन, जो आइसक्रीम होगी तो वो होगी पॉजिटिव, और जो छोटे छोटे दाने हो गए इसके अंदर वो हो गए निगेटिव। या फिर इससे भी बहुत अच्छा हमारा जो वाटरमेलन है ना वो इमेजिन कर लो भाई। वाटरमेलन में क्या होगा, थोड़े निगेटिव, मतलब जो सीड्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो बाकी का रेड है वो होगा पॉजिटिव। तो इस तरह से ही हमारे थॉमसन सर ने मॉडल दिया। तो सर का मॉडल कैसा था मैं आपको बताता हूँ। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट। ये आपको याद रखना है, न्यू वर्ड अगर होगा ये एम्बेडेड, मतलब इसके अंदर बसे हुए। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, समझ गए? तो ये बताया। लेकिन जो फिर बाद में जो साइंटिस्ट आए ना, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो इनमें थॉमसन सर का मॉडल फेल कर गया, कुड नॉट एक्सप्लेन। मतलब जो हर एक्सपेरिमेंट
का रिजल्ट आ रहा था वो ये मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, रुदरफोर्ड भाई साहब को बुलाया। रुदरफोर्ड भाई साहब तो ये थे इंटरेस्टेड इन नोइंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनसाइड इट। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया। देखो तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से, ये मैं आपको ड्रॉ करके अभी बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट, हम एक छोटा सा नोट ले लेंगे साइड में, ताकि भाई आपकी लर्निंग बहुत अच्छी सी हो। तो हाँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा और इस साइड का हम पढ़ के सुनेंगे। तो ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, क्योंकि गोल्ड जो होता है ना, इसको हम ठोक ठोक के ऐसा थिन बना सकते हैं। आपने कभी काजू कतली खाई होगी तो उस पर सिल्वर आता है, लेकिन सिल्वर से भी ज़्यादा मेलिएबल या फिर सिल्वर से भी ज़्यादा चपटा बनाया जा सकता है गोल्ड। तो ऐसी फॉइल ली जो थी 1000 एटम्स थिक, मतलब सिर्फ 1000 एटम्स ही थिक थी। अब आप कहोगे ओए भाई इतनी बड़ी, अगर 1000 ईंटें लगाएगी तो कितना बड़ा होगा। तो यही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है। तो ये इतना छोटा था, ये कर लिया। फिर इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। अब मैं आपको अल्फ़ा पार्टिकल दिखाता हूँ, ये लिया अल्फ़ा पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है ना, डबल चार्ज होता है, मतलब ये डबल चार्ज होता है, समझ गए। तो ये हीलियम एटम होता है। हीलियम में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं आपको बता देता हूँ, हीलियम में ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो वो भी निकाल दिए। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सिर्फ ये पॉजिटिवली चार्ज है। सिंस इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और कोई रीज़न नहीं है कि इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है। तो हमने क्या किया, ये ऐसा लगा दिया, ओके। और हमने ये दे दबा दब क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, वो 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 और तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे स्ट्रेट गए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे गए, कुछ पार्टिकल्स जैसे आए वैसे गए, कुछ पार्टिकल्स गए इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल हमने क्या किया, और एक जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है ना, मतलब ऐसा प्लेट जो हमें बताएगी इलेक्ट्रॉन उससे टकरा के कहाँ पे आया है, ये ऐसे रख दिया। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि देखो, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ कि भाई एटम्स तो भरे हुए हैं, जैसे मतलब हमने तो वाटरमेलन्स लगा दिए फॉर एग्जांपल, तो ये सीधे अल्फ़ा पार्टिकल्स गए कैसे। अब आप बताओ, अगर मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया और टिश्यू पेपर पे अगर मैंने गन से फायर कर दिया तो बुलेट क्या करेगी, फाड़ के जाएगी, राइट। लेकिन नहीं फटा, देखो ये टिश्यू पेपर में कुछ चेंज ही नहीं आया। तो ये देख के साइंटिस्ट अब घबरा गए, भाई हमने तो ऐसा किया था, लेकिन ये तो कुछ इस तरीके से हो गया, पास हो गए। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी। देखो बहुत ध्यान से सुन लो, एटम 99% जो स्पेस होता है एटम का वो होता है EMPTY। अब आप कहोगे सर एक झटके में पलट गए आप, तो देखो आप ही देखो, ये सेंटर में जो है वो पॉजिटिव वाला है, और जो बाहर घूमेगा ना ऐसा गोल गोल इसमें, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन। तो अब आप कहोगे ओके सर, चलो मान लिया आपकी बात, ऐसा सीन है। तो अब मुझे ऑब्जर्वेशंस बताओ सर कि रुदरफोर्ड साहब को क्या क्या मिला। मैं बच्चों 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा और ये टेबल थोड़ा सा नीचे सरकाना चाहूँगा ताकि मेरे थाइस को दर्द ना हो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। वैसे भी आप पढ़ तो रहे हो मेरे से, तो कोऑपरेट थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। एनीवेज चलो, ये टेबल हो चुका है सेट, ये मेरा माइक भी ठीक है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये आपको समझ में आ गया है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, मतलब देखो कुछ स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट हुए। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स रिबाउंडेड मतलब मैं दिखाता हूँ, देखो
ये रिबाउंड हुआ है, जैसे आए वैसे गए, तो इसको कहते हैं हम रिबाउंड। तो इन अदर वर्ड्स दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल एज यू फायर अ 15-inch शेल, मतलब गन, एट द पेस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। मतलब ये इस तरह से था ना कि आप टिश्यू पेपर पे मारो, टिश्यू पेपर ना फटे, उल्टा आपको ही आके बुलेट लगे। आप इन साहब के ये देख सकते हो, काफ़ी हैंडसम है सर, तो ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड। भी इनको एक्टिविटीज़ ही करनी है टू अंडरस्टैंड इम्प्लीकेशंस। देखो मैं एक्टिविटी में नहीं जा रहा, आपको जितना इम्पोर्टेंट है उतना तो मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट following are the similar reasoning. Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment. Most of the space inside the atom is empty. ये आपको एग्जाम में आना चाहिए भाई, ये कुछ भी करके याद कर लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान में आ ही जाना चाहिए, इतनी बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. जो हमने देखा, few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge on the atom occupies very little space. मतलब ये पॉजिटिव है ना, वो बहुत कम जगह लेता है, और इस यही कारण है कि एटम के बीच से भी इतना बड़ा अल्फा पार्टिकल होके भी पास हो गया। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज and mass of the gold atom were concentrated at a very small volume within the atom. मतलब बहुत ही कम एटम्स हुए जो इस तरह से देखो डायरेक्टली पीछे गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि एटम का जो मास है ना सेंटर में, वो बहुत ज़्यादा है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दैट। From the data, he also calculated that the radius of nucleus is about 10 to the power 5 times less than the radius of atom. मतलब अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका रेडियस जो है ना वो 10 to the power 5 टाइम्स छोटा है इस पूरे के पूरे एटम के रेडियस के। ये आपको समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इससे पहले आप न्यूक्लियर 1000 बार सुना होगा। न्यूक्लियर मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस हो, मतलब जिसमें सेंटर हो। इस सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो सेल होता है ना हमारे बॉडी का, उसके भी सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एट an atom called the nucleus. Nearly all the mass of the atom resides in the nucleus. मतलब ये जो पूरा एटम है ना, तो इसका मास होगा इसके न्यूक्लियस के अंदर। सिंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा ना, उसका मास हमने निग्लिजिबल पकड़ा है पहले। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 यहाँ पे घूमते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो मैं आपको एक इमेजिन करने देता हूँ। अगर आपको प्रोस्पेक्टिव चाहिए कि कितना दूर होगा न्यूक्लियस रेडियस से, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप खड़े हो आपके घर में, तो 4-5 घर छोड़ के जो आपके दोस्त का घर है, तो वो होगा, तो इतना दूर होगा। अगर हम न्यूक्लियस पे बैठ के देखें कि कितना दूर रेडियस है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा होगा ये एक डिस्टेंस रेडियस और न्यूक्लियस से। अब हमें दिखने में तो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए कि आप न्यूक्लियस में बैठे हो, तो तब आपको ये कितना बड़ा दिखेगा। ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल। अब भाई साइंटिस्ट का काम ही है ड्रॉबैक्स भी ढूंढना, ताकि ये खुद आगे जा सके। अब क्या होगा, उनके अंदर कुछ अलग चीज़ें चलती होंगी। द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब देखो हमारी पृथ्वी जो है वो भी सन के अराउंड घूमती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भाई अगर हम पृथ्वी हमारी घूमेगी तो ऐसा एक टाइम आएगा ना जब इसके अंदर ही जाके गिर जाएगी, जब ये अपना मोमेंटम लूज़ करेगी। तो ये एटम्स तो इतने छोटे होते हैं, इनमें से इन पे मास भी नहीं। देखो ये हार्ट क्यों बन रहा है, वैलेंटाइन नहीं है फिर भी देखो। तो मैं क्या कह रहा था, डिस्ट्रैक्टेड
सॉरी सॉरी, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो एटम तो इतना छोटा सा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये बीच में क्यों नहीं आता? वैसे भी ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने चाहिए। तो यही बताया है कि रिवॉल्व अराउंड एंड फाइनली फेल इनटू द न्यूक्लियस। इफ दिस वर सो एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल। तो ये एटम तो अनस्टेबल होना चाहिए था, यही इन्होंने डाउट था इनका। तो हमारे बोहर साहब आए, तो ये बोहर साहब थे ना, तो इन्होंने और एक मॉडल दिया जहाँ पे नील्स बोहर साहब कहते हैं ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। ठीक है, मतलब अगर किसी को घूमना है ना, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। अगर ये न्यूक्लियस है तो कुछ ऐसा, मतलब फिक्स्ड गोले होंगे, उनमें ये साहब घूमेंगे, यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते। तो तब जब ये किसी गोले में घूमेंगे ना, तो तब इनकी एनर्जी नहीं कहाँ पे जाएगी? तो देखो हमारी अर्थ भी क्यों नहीं गिर रही सन में, तो यहाँ पे ना एनर्जी स्टेबल है। जितना फोर्स अर्थ बाहर लगाती है उतना ही सन हमारे पे लगाता है, इसलिए अर्थ ये कंटिन्यू मूव करती है। अब आप सोचेंगे सैटेलाइट्स जो अर्थ के आजू बाजू घूमती है, तो वो क्यों नहीं गिरती? तो इसमें क्या होता है ना, इस तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इस तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्सेस बैलेंस हो जाता है, तभी ये हमेशा घूमती रहेगी। हमारी अर्थ पे आई मीन ह्यूमंस मर जाएंगे, लेकिन सैटेलाइट्स कंटिन्यू ऐसे 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 घूमती रहेगी। इसी तरह से अगर एटम में किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में है, हाँ हम बोलते हैं ना सैटेलाइट, अब जिनको नासा वासा देखने का शौक है तो वो कहेंगे सैटेलाइट लॉन्च इन द ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट में अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करता। अब ये जो ऑर्बिट है ना, ये फिक्स्ड होते हैं, तो इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में एनर्जी लूज़ होती ही नहीं है, तो ये हमेशा के लिए घूमते रह सकते हैं स्टेबली। तो भाई साहब को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये आप बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्रीज़ है जो आप पढ़ सकते हो, आपके लिए है ये है ये। और अगर आपको कुछ लाइफ में अच्छा डायरेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दिस ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। जी हाँ बच्चों, तो इनको हम कहेंगे एनर्जी लेवल्स। अब आते हैं हम, हाँ ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से लगाने आने ही चाहिए। रॉ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल जो मैंने यहाँ पे अभी निकाल के दिया, 1 2 3 3 शेल्स वाला, चलो हो गए। तो इस तरह से आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम आगे आते हैं न्यूट्रॉन्स पे। तो हमारे जो गीगा चैड थे, आई मीन जे चैडविक 1932, गीगा चैड उन लोगों को पता होगा जो मीम्स वगैरह देखते हैं, आई मीन हर कोई देखता है, लेकिन कोई नहीं, चलो। तो ये जे चैडविक थे जिन्होंने डिस्कवर किया सब एटॉमिक पार्टिकल, जिस पे कोई चार्ज नहीं था भाई, अपना बहुत मज़े में था, इस पर कोई चार्ज नहीं भाई, इनको टेंशन ही नहीं है लाइफ का। एंड हैड नियरली इक्वल मास टू द प्रोटॉन, मतलब जितना प्रोटॉन का मास है ना, उतना ही इस भाई का भी मास था। देखो मैं प्रोटॉन ड्रॉ करता हूँ ग्रीन वाला, देखो ये ग्रीन वाला प्रोटॉन है, जितना इसका मास है उतना ही इस न्यूट्रॉन का भी मास है। इसको जे चैडविक ने नेम कर दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। देखो मतलब ये न्यूक्लियस जो होता है ना सेंटर में, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर घूमी घूमी करते हैं, समझ गए? यहाँ पे हो गए न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और बाहर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक एक्सेप्शन है, देखो अभी चैड बन रहा है, तो न्यूट्रॉन में एक एक्सेप्शन है कि ये हाइड्रोजन के एटम में नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन लाइटेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है रेडियस में भी, मतलब कंसिडरेबली। देखो ये हार्ट फिर से बन गया, तो ये बड़ा होता है साइज़ में कंसिडरेबली। अब आप पूछोगे सर हाइड्रोजन के अंदर होता क्या है? फिर हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक न्यूट्रॉन आई मीन प्रोटॉन होता है और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होता है, बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ओनली, इसमें एन नहीं होता, समझ गए बच्चों? अब ये क्वेश्चंस लगाने हैं। नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप समझ गए हो, तो अब ये भी क्वेश्चंस इजी है। तो और एक सवाल और एक बात आपको लिख लेनी है नोट, जितने प्रोटॉन्स होंगे ना उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अगर आपको लिख के लेना है तो लिख लो कहीं पे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वरना ये बैलेंस ही नहीं होगा।
चलो तो हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। तो अब हमने शेल्स के बारे में तो पढ़ा था, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा बच्चों। तो ये है शेल्स के बारे में, थोड़ा सा हम ज़्यादा डीपली जान लेते हैं। तो ये क्योंकि मैं ये बताना आपको भूल गया था। तो दीज शेल्स, तो ये जो शेल्स होते हैं ना, ये एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैसे एनर्जी, इसमें थोड़ी कम, इसमें थोड़ी कम, इसमें थोड़ी कम। तो इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन इसमें से नहीं निकलेंगे, इसमें से नहीं निकलेंगे, इसमें से तो सवाल ही नहीं बनता। तो इनको हम ना के, एल, एम, एन इस तरह से नेम करते हैं। ये बन जाएगा के, ये बन जाएगा एल, ये बन जाएगा एम, ये बन जाएगा एन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये इनका नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4। सिंस अब ऑटोमेटिकली अब यहाँ से आप 0 1 2 नहीं करोगे ना, 1 2 3 4, तो इस तरह से नंबरिंग होती है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द डिफरेंट, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे बच्चों, इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम was suggested by Bohr and Bury। तो ये दिस was suggested by Bohr and Bury। तो इन दोनों ने ये शेल्स का जो थियोरी था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये इन्होंने बताया था। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल। तो कुछ रूल्स दिए हैं इन्होंने, तो ये फॉलो होंगे जब हम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होंगे किसी भी शेल में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n²। देखो केमिस्ट्री में मैथ्स वाले फॉर्मूलाज अब आप कहोगे सर जान लोगे क्या? नहीं, देखो n हमने क्या पढ़ा हुआ है ऊपर ही, बस 1 2 3 4। तो अगर मैंने कह दिया आपको कि भाई m शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? तो आप क्या करोगे? 2n²। तो नहीं, मैंने क्या पूछा कि भाई के, एल, एम, तो मैंने पूछा कि आपको m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसको क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? के, एल, एम में आ गई 3, तो ये जो n के जो 3 हैं वो हम डालेंगे 2 × 3⁻²। तो ये आएगा 2 × 3 यस, 9 2 ज़ा 18। तो जो तीसरा शेल है उसमें आएंगे कितने? आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से पहले शेल में आएंगे 2, दूसरे शेल में आएंगे 8, तीसरे में आएंगे 18, चौथे में आएंगे 32। The maximum number of electrons that can be accumulated in the outermost orbit is 8। तो देखो हर बार ये नेसेसरी नहीं है कि यही हो या फिर यही हो या फिर यही हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आइटम होते हैं ना, तो उसके बाहर के जो एनर्जी लेवल या फिर बाहर का जो ऑर्बिट होगा, इसमें 8 ही होंगे। तो ये स्टेबल हो जाएगा अपने आप। मतलब ये इतना स्टेबल हो जाएगा, ये भगवान ही बन जाएगा। मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी से कुछ लेना देना नहीं रखेगा। ये इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इसका कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भाई भगवान है। देखो तो ऐसे भगवान कहाँ कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भगवान है भगवान। तो ये भगवान हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। अब आप कहोगे चलो अंदर में सिर्फ मैं 2, अंदर में जो 2 है ना, पहले 2, तो इनकी जगह मैंने क्या किया? सिर्फ 1 ही रख दिया और फिर आगे भर दिए 8। तो ऐसा नहीं होता, पहले अंदर से फिलिंग होती है, के, एल, एम, एन इस ऑर्डर में होता है। तो देखो अब हम एक एक करके ये बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है ना, इनको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें, राइट? प्रोटॉन 1, मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा था, मुझे आता है। इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसमें क्या होता है बताओ? चलो न्यूट्रॉन, जी हाँ, न्यूट्रॉन कितने? प्रोटॉन कितने? इलेक्ट्रॉन कितने? गुड बॉय, गुड गर्ल जो भी देख रहा है। एन कितने?
देखो अब आप काउंट करो, अब आपको नहीं आ रहा समझो तो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। सिंस आप बच्चे हो इसलिए ये है, आगे जाके ये सच हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो फिर 3 प्रोटॉन भी 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। सिंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 3 3 होंगे। इसमें बताओ n कितने हैं, 1 2 3 4, p कितने आएंगे 4, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने 5, प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5। समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पे सीन है। अब आपको पढ़ना है वैलेंसी। अब आप कहोगे पिछले तो चैप्टर में पढ़ी थी वैलेंसी, अब क्यों? तो ये जो वैलेंसी है ना ये शेल्स के रिस्पेक्टिव में है। तो जिस तरह से हम शेल्स में डिफरेंस पाएंगे इस तरह वैलेंसी में भी डिफरेंस पाएंगे। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन देखो इसमें ना ये जो है ना बाहर के, मैं आपको ये पिंक कलर नहीं मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो है ना बाहर वाले, ये बाहर वाले, ये बाहर वाले, ये बाहर वाले, तो ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो अंदर होते हैं ना इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं थोड़े देर के लिए, लेकिन ये मतलब ये वैलेंस नहीं होते। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर हाथ बढ़ा के हैंडशेक करे, मतलब जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करे, जो कंपाउंड बनाने में हेल्प करे, या फिर जो बाहर के किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाए, इनको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर होते हैं। अब जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे ना तो ये भगवान बन जाएंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो मैंने बताया मैक्सिमम 8 ही आएंगे, समझ गए। हाँ, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द atoms of electrons atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity। मतलब भगवान बन जाएंगे, मैंने आपको कहा ना भगवान ही बन जाएंगे, इनको भगवान ही बना लो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए ना तो केमिकल एक्टिविटी ही सबसे ज़्यादा कम हो जाती है उन एटम्स की। इन अदर वर्ड्स, कुछ अलग शब्दों में, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज़ ज़ीरो। मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है मुझे बताओ, 0। अब 1 मिनट मुझे पेन सिलेक्ट करने दो, पेन। इनकी है 0, इनकी है 0, इनकी कितनी है 7 है, इनकी कितनी है 7, इनकी कितनी है 6, इनकी कितनी है 6, इनकी कितनी है मुझे बताओ, 1 2 3 4 5, तो इनकी कितनी है 1 2 3 4 5, इनकी कितनी है 4, इनकी 4, इनकी 3, इनकी 3, इनकी 2, इनकी 2, इनकी 1, इनकी 1। ये हमारा हाइड्रोजन भाई भी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर और ये जो हाइड्रोजन का ना, हाइड्रोजन में कोई भी नॉन वैलेंस कंसेप्ट ही नहीं है, सारे के सारे वैलेंस है। हीलियम में भी कोई नॉन वैलेंस वाला कंसेप्ट नहीं है, सारे के सारे वैलेंस है। वॉयलेंस नहीं कह रहा हूँ, वैलेंस कह रहा हूँ, वरना कुछ कहोगे आप लोग। अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी 0, मतलब वैलेंसी इज इक्वल टू कंबाइनिंग कैपेसिटी। समझ गए? ओके चलो। तो बच्चों ये जो टेबल है ना, मैं 1 मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो टेबल है ना ये आप चिपका लो और ये याद कर लो। मैं अब आपको, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई याद करने वाली चीज़ है। आपको ये सच में लगता है कि ये नहीं आएगा या फिर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं याद मत करो, लेकिन इसको समझ तो लो, ये किस तरह से काम करता है ये समझ तो आना चाहिए। देखो ये हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, ये आपको नहीं आएगा अभी, सिंस आप छोटे बच्चे हो, मेरे से भी गलती हो सकती है। ये KLMN आपसे शेल्स नहीं बनाए जा सकते। अगर मैंने आपको कल कह दिया कि भाई आर्गॉन के लिए बना दो डायग्राम, वो वाला, वो सर अरे हार्ट क्यों आ रहा है, ये ऐसा इस तरह वाला जो है ना, वो मैंने कह दिया, तो आपको आएगा क्या? नहीं। तो आपको ये सीखना है। तो ये सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2KLMN 2NN2 ये फॉर्मूलेस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा
इनके बेसिस पे। तो ये आपको कुछ ना कुछ करके याद तो करना है आपको, इसमें कोई मैं आपको मतलब डिस्काउंट दे ही नहीं सकता, ये आपको आना ही चाहिए। अब हम आगे प्रस्थान करते हैं। वैसे ये याद करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको याद करना चाहिए। देखो 40 मिनट्स हो चुके हैं। अगर मैंने ये आपको नया टॉपिक ये कंटिन्यू है, लेकिन मैंने अगर ये आपका अभी ख़त्म किया ना, तो ये आपको नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो पीरियडिक टेबल जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो हम यहाँ पे रोक देते हैं, यहाँ पे इसके आगे का मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको वैलेंसी के बाद वाला जो कंबाइनिंग के बाद वाला जो है ना, तो वो आपको पीरियडिक टेबल जब मैं लाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, तो तब वहाँ पे पढ़ाऊँगा। अब हो रहे 40 मिनट, इनफ फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिए विन साइंस चैनल को, मतलब मेरे चैनल को, बाकी के वीडियोस देखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ है। प्लीज़ आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैं आगे का भी पढ़ा सकता था, लेकिन 40 मिनट हो चुके हैं, आप 41 मिनट्स हो चुके हैं, आप शायद पढ़ ना पाओ उतना टाइम। तो कोई नहीं, चलो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पार्ट 2 आएगा कल सुबह। बाय बाय।